हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और बेसिकली इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है क्योंकि ये सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय सी बेंडा। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी, सी बेंडा ने दी थी। सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सभी के अंदर, सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली होती है। तो हमने देख लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो सी बेंडा ने दी है और माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली होती है। देन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, सेल्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मटर्नल इनहेरिटेंस ये शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया मटर्नल इनहेरिटेंस शो करता है। इसका क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर कि ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, मतलब मदर और फादर दोनों से ये बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता है, केवल मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मटर्नल इनहेरिटेंस ये शो करता है, साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड होता है, क्लियर। देन उसके बाद अगर हम देखें तो बताया गया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इवोल्व्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इसका इवोल्यूशन हुआ है, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, ये बात हमें पता चलती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से पता चलती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से पता चलती है। उसके बाद ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का क्या मतलब होता है, हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और ये खुद के प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है। हालांकि इसके ज़्यादातर प्रोटीन्स जो हैं वो अपने डीएनए से ना बनाकर न्यूक्लियर डीएनए से ही इस जो प्रोटीन बनते हैं उसको ये ज़्यादातर यूज़ करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स इसके खुद के डीएनए से भी बनते हैं, इसके पास खुद का डीएनए होता है और इंटरेस्टिंगली इसका जो डीएनए होता है वो भी रिजेंबल करता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन, जिस तरीके से बैक्टीरिया मल्टीपल बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें एक उसमें देखी हैं। सबसे पहले टर्म कॉइंड बाय सी बेंडा, सी बेंडा ने टर्म दी है, सभी यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली होती है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको क्या बोला गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है
एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से पता चलता है हमें कि ये बैक्टीरिया से इवोल्व हुआ है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरिया हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती है क्योंकि इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है और ये बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है, उसी तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। देखो यहाँ पर दिस वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस वन इज़ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल ही तो क्या है? स्मूथ है, स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद सेकंड वन इज़ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कैसी है? इस तरीके से इसके अंदर क्या है? फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, मतलब कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होती है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। नॉर्मली एक अगर स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके की है? आउटर मेम्ब्रेन है एक जो बहुत ही स्मूथ है, फिर उसके बाद इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है। और जो इसकी ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन ये बैक्टीरिया से रिजेंबल करती है। ये किससे रिजेंबल करती है? बैक्टीरिया से रिजेंबल करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन के बाद अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये क्या है? ये ऑक्सीजोम्स हैं। ऑक्सीजोम जो एटीपी को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस को करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजोम का काम हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है और इनर मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन हमें क्या बताती है? प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनेली। सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है? ऑर्गेनेली को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हमने देखा था स्मूथ है, डायग्राम में हमने देखा कि स्मूथ है बहुत ही। और इसके ऊपर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन्स या फिर VDAC पोरिन्स प्रेजेंट हैं या फिर VDAC प्रेजेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट अनायन सेलेक्टिव चैनल। और ये क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं और इनकी डायमीटर कितनी होती है? 2.5 to 3 नैनोमीटर तक की इनकी डायमीटर होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन के अगर फीचर्स की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है? ऑर्गेनेली को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ऑर्गेनेली को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्मूथ होती है, इसके ऊपर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। पोर लाइक पोरिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनकी डायमीटर होती है 2.5 to 3 नैनोमीटर, ठीक है। या फिर ये वोल्टेज डिपेंडेंट अनायन सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं और ये अपने एप्रोप्रिएट साइज़ के मॉलिक्यूल्स को पास करवाते हैं उसमें से, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन की। देखो इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉन्वोल्यूटेड है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड है। हमने डायग्राम में देखा था कि इनर मेम्ब्रेन बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड है, फॉर्मिंग फोल्ड्स। बिल्कुल डायग्राम में देखने पर हमें पता चलता है कि बहुत सारे फोल्ड्स बना रही हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है? क्रिस्टा। फोल्ड्स को हमने क्या नाम दिया है? क्रिस्टे, ठीक है। और क्रिस्टे का क्या काम होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और एक और ख़ास बात, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन क्या है? एक फोस्फोलिपिड है। तो हाई अमाउंट में इसके पास कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये बहुत सारे सोल्यूट्स को अंदर नहीं आने देती, बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ द कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन की वजह से ये बहुत सारे सोल्यूट्स को के लिए इम्परमेबल होती है, ठीक है। तो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, फोल्ड्स की फॉर्मेशन करती है जिसको हमने क्रिस्टा नाम दिया है, और इसके पास फोस्फोलिपिड कार्डियोलिपिड जो है वो ज़्यादा होता है।
जिसकी वजह से ये बहुत सारे सॉल्यूट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। उसके बाद बात करें, इसके पास 2 फेजेस होते हैं। एक इसका फेज़ मैट्रिक्स की साइड में प्रेजेंट होता है जिसको एन साइड नाम दिया गया है, और एक फेज़ साइटोसॉलिक साइड में प्रेजेंट होता है दैट इज़ पी साइड। क्लियर? तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन क्लियर होती है। उसके बाद नहीं, इनर मेम्ब्रेन की एक चीज़ और बच गई। इसके पास हमने डायग्राम में देखा था, इसके पास ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजोम्स। ये रहे यहाँ पर ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं जिसका काम होता है एटीपी की फॉर्मेशन करना। एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजोम क्या होता है? एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं और F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, और इसका काम होता है एटीपी को सिंथेसाइज करना। ठीक है। उसके बाद हम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा, और मोस्टली सर्कुलर मतलब बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है। मैट्रिक्स के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये मोस्टली सर्कुलर होता है। इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं। इसके पास टीआरएनए प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहानी हो गई मैट्रिक्स की। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के रिगार्डिंग्स। ठीक है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या फिर एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या कहती है कि जो पहले प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल थी वो ग्लूकोज को यूज़ करके, पर ग्लूकोज को यूज़ करके 2 ATP जनरेट कर पा रही थी, 2 ATP। और इधर बैक्टीरिया सेपरेटली बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल क्या कर रही है? यहाँ पर 32 ATP जनरेट कर रही है। बैक्टीरिया को चाहिए क्या? शेल्टर। बैक्टीरिया को क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। बैक्टीरिया को क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। और यूकैरियोटिक सेल को क्या चाहिए? यूकैरियोटिक सेल को चाहिए ATPs। तो ये दोनों क्या शो करते हैं? एक म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ये दोनों क्या शो करते हैं? एक म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। देखो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया? उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। अब ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या बनाएगा? ATPs बनाएगा। ठीक है। म्यूचुअलिज्म। इस तरीके से बैक्टीरिया को क्या मिल गया? शेल्टर। और यूकैरियोटिक सेल को क्या मिल गया? ATPs मिल गए। क्लियर? तो ये थी हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। उसके बाद यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि बैक्टीरिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले बैक्टीरिया की तरह डिवाइड करता है बाइनरी फिशन में। 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया से सिमिलर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बैक्टीरियल DNA। बिल्कुल सर्कुलर DNA होता है बैक्टीरिया के पास भी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर DNA है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी किससे रिजेंबल करता है? बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है। अप्रोक्स सेम साइज एज बैक्टीरिया के बराबर इसका साइज भी होता है। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रग्स दी गई हैं। एक ड्रग हो जाती है हमारे पास क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर हैं ड्रग्स। ये 3 ड्रग हो जाती हैं। ये 3 ड्रग हैं, दोनों ही बैक्टीरिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दोनों के अंदर ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो ये बहुत सारे या कुछ एविडेंसेस थे जो बताते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जैसी और कुछ और ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजिनोसोम और माइटोसोम। देखो, इसके पास भी DNA नहीं है और इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रियल DNA नहीं है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हाइड्रोजिनोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे एटीपी को जनरेट कर सकता है, बट ये एटीपी जनरेट नहीं कर सकता। पायरूवेट फर्मेंटेशन की साइट है हाइड्रोजिनोसोम। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के अंदर हमें हाइड्रोजिनोसोम देखने को मिलेगा जो एटीपी जनरेट कर सकता है। माइटोसोम हमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अंदर देखने को मिलेगा और ये एटीपी जनरेट नहीं कर सकता। हाइड्रोजिनोसोम साइट ऑफ पायरूवेट फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, क्लियर। देन इट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।